हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुष पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले हाइक कोच हैं। अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, अगर किसी को हाइक चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप अपनी करियर में ग्रोथ लाना चाहते हैं तो आप इनसे बात करेंगे। आइए हम इनकी जर्नी जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपकी लाइफ में मदद होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय सौरभ भाई, हाउ आर यू डूइंग? हाय आयुष, ग्रेट। थैंक यू फॉर मेकिंग इट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ हम पॉडकास्ट में स्टार्ट करें वो आपकी हाइक जर्नी से है, क्योंकि ओके। इन सारी चीज़ों से पहले आपने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हम्म। राइट? तो प्लीज़ बताइए कैसे, हाउ वाज दैट जर्नी इन योर लाइफ? ओके, सो जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2014। अच्छा। सो 2014 में जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था, उस टाइम पे मेरा एक ड्रीम था कि यार मैं जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलूँगा, सो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार रुपये का तो सैलरी लग जाएगा। क्योंकि जितनी भी एमएनसीज होती हैं, एचसीएल हो गया, एक्सेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, तो 3 साढ़े 3 लाख का पैकेज दे देती हैं एक एवरेज कैंडिडेट को। सो ये एक ड्रीम था। सो कॉलेज से निकले 2014 में, मैं फाइनल ईयर में था, वहाँ से निकले, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए। तो थोड़ा पता पड़ा कि भाई वो 25-30 हज़ार वाला भी जो सफ़र है ना, वो थोड़ा आसान नहीं है कि आसानी से मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, बट फाइनली देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एचसीएल। तो एचसीएल से एक अपॉर्चुनिटी मिला नोएडा में, एंड वहाँ पे मेरा सैलरी था 10,552 रुपये। तो 30 हज़ार की उम्मीद थी, लेकिन कैसे तैसे 10 हज़ार वाले में सेटलमेंट हुआ। वहाँ से मैंने समझा कि यार मतलब इसमें तो नहीं गुजारा हो पाएगा। और कुछ कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि यार मतलब इतना सब 20 साल 22 साल लगाने के बाद कॉलेज एंड स्कूल में फिर भी आप 10 हज़ार रुपये की भी वर्थ मतलब नहीं निकाल पा रहे हो ढंग से। तो वहाँ से थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 साल में 3 बार जॉब चेंज किया, और हमेशा मोर देन 100% सैलरी अचीव किया है। तो वहाँ से मैंने छोड़ा एचसीएल, 6-8 महीने के बाद एक्सेंचर ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मोर देन 100%, 120-130% हाइक के साथ वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद एक्सेंचर में मैं 2 ढाई साल रहा, तो वहाँ पे मेरी अराउंड सैलरी 3 साढ़े 3 के बीच में थी, साल की सैलरी। और वहाँ से मैंने जंप किया अराउंड 13 lakhs पे 2 ढाई साल के बाद। उसके बाद वहाँ से जब तीसरा बार मैं जॉब चेंज के लिए देख रहा था, वहाँ से मैंने देखा कि यार इंडिया के साथ साथ बाहर का भी कुछ लिया जा सकता है। तो फिर वहाँ से मैंने दुबई वाला जॉब ज्वाइन किया। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास सैलरी था पूरे साल का। तो ऐसे मैंने 3 बार जॉब चेंज किया, और तीनों बार मोर देन 100% सैलरी हाइक मैं लेने में काम कर पाया। सो वहाँ से मुझे लगा कि यार मतलब दिस वर्क्स, और किया जा सकता है। और बाकी सारे फिर भाई बंधु बहुत सारे हैं, कज़न्स हैं, एज़ वेल एज़ कुछ पुराने यार दोस्त थे एचसीएल एक्सेंचर वाले, उनको हेल्प करना चालू कर दिया। और फिर उनको भी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलने लगा। तो मुझे लगा भाई यस दिस वर्क्स। सो दिस ऑल हैपेंड विद इन लाइक अ टाइम फ्रेम ऑफ 7-8 साल के बीच में, इतने ये साल? सब हुआ 2015 में। मेरे को 2014 में फाइनल ईयर में था, 15 में मेरे को पहला जॉब मिला, और मैं 2019 में दुबई में था। तो ये हुआ 3 सवा 3 साल के अरे अंदर वाह! अंदर। वाओ! दिस इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, आई वुड हम्म। से। इसी के साथ-साथ हम जानते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम्म। क्वालिफ़िकेशन मैटर करती हैं, कितनी मैटर करती हैं? ओके। क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बीटेक किया था, एंड बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से किया था, कोई आईटी वाईटी से बीटेक नहीं किया था। सो जो बीटेक किया था या फिर जो भी कॉलेज में पढ़ा था समझा था, उससे एज सच कुछ उस फील्ड में ना ही जॉब लगी, ना ही जाने का मन था, ना ही कुछ स्कोप दिख रहा था। पूरा रिसर्च किया कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ पर कैसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। ले दे के वो आईटी वाला ही एक ऑप्शन बचता है। तो फिर उस पे अब उसके लिए वो ही बिल्कुल एकदम स्क्रैच ज़ीरो था, क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। सो एकदम स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करी कॉलेज के बाद। और फिर उसमें 6 महीने 8 महीने के आसपास लगाया, और फिर वो वाला जर्नी स्टार्ट किया। तो इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि कॉलेज में या स्कूल में जो भी हम फॉर्मल एजुकेशन वाले बैकग्राउंड में जाते हैं, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी आज भी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बीकॉम से या फिर वैरायटी ऑफ बी बैकग्राउंड से आते हैं, बट स्टिल वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स पे और अपने ऊपर काम किया, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ कॉलेज वाली डिग्री पे डिपेंडेंट होने के। समझ गया। हम शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से। हम्म। जो भी लोग आईटी सेक्टर में हैं या फिर टेक फील्ड में हैं, उनके लिए ऐसे कौन से स्पेसिफिक कुछ टॉप परफॉर्मिंग तरीके हैं जिनसे वो हाइक अचीव कर सकते हैं? ओके।
सो हाइक की अगर हम बात करें, सैलरी हाइक की अगर हम बात करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा आईटी में है, नॉन आईटी में है, या फिर सिर्फ सिर्फ कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर वाले बैकग्राउंड से डिपेंड करता है। बहुत सारी जनता है जो कि फिनेंस, ऑपरेशन एंड अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग, वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से भी है, ठीक है, एंड वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया एक तरीके से अपने आप को इंटरनल कंपनी एज वेल एज आउटसाइड कंपनी सैलरी हाइक ले पाते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप सैलरी नेगोशिएशन कैसे कर रहे हो, प्लस आप एचआर्स को और रिक्रूटर्स को कन्विंस कैसे कर पा रहे हो, प्लस उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कैसे कर पा रहे हो। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई आप अपनी अथॉरिटी एंड पोजीशनिंग कैसे सेट कर पा रहे हो इंटरव्यूअर में। और वो होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट राउंड से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एचआर तक जब तक पहुँचते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये सोचते हैं कि यार सैलरी हाइक के लिए या सैलरी नेगोशिएशन के लिए ना एचआर राउंड में परफॉर्मेंस देना बहुत बढ़िया है। मतलब एचआर राउंड अगर अच्छा हुआ तभी वो सब हो पाएगा। बट एचआर में तो हम फाइनल लास्ट में पहुंचते हैं, लेकिन थ्रू आउट हमारा क्या परफॉर्मेंस रहता है, कैसे हम अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, पोजिशनिंग कैसे कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों का बहुत सारा रोल प्ले रहता है। तो ये समझ सारी गया। चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूट करके अपने को एक निकल के आता है। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि आईटी वाले जो लोग हैं या सॉफ्टवेयर वाले जो लोग हैं ना, इन्हीं को एक हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज बाकी डोमेन वालों को नहीं मिलती। हम बात करेंगे हार्ड स्किल्स की और हम्म। सॉफ्ट स्किल्स की। ज़्यादातर लोग, आई वुड से 80-90% लोग हार्ड स्किल्स तो अचीव कर लेते हैं, करेक्ट। बट कई बार मिस आउट कर देते हैं सॉफ्ट स्किल्स को अचीव करने के लिए। हम्म। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत स्पेसिफिकली बताएं कुछ 4-5 सॉफ्ट स्किल्स जिससे अगेन हाइक अचीव कर सकते हैं, प्रमोशन अचीव कर सकते हैं, बेसिकली ग्रोथ अचीव की जा सकती है। ओके। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ मंथ्स पहले मैं एक सर्वे देख रहा था, दैट वाज बाय इंडिया टुडे, और जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मोर देन 50,000 लोगों पे रिसर्च किया था। एंड दे शेयर्ड कि भाई आपकी सैलरी हाइक में, आपके करियर में, और आपकी जो करियर ग्रोथ है उसके अंदर जो आपके हार्ड स्किल्स होते हैं ना, टेक्निकल स्किल्स, या जिस भी डोमेन पे आप एक्सपीरियंस पे काम करते हो, उसका रोल सिर्फ 33% होता है। अच्छा। मतलब जस्ट वन थर्ड उसका रोल होता है कि भाई आपकी टेक स्किल्स क्या हैं या फिर आपके हार्ड स्किल्स क्या हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कन्वर्जन और मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें होती है ना, वो उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स, और आप कैसे कंडक्ट करते हो, कैसे आप डिलीवर करोगे, कैसे आप टाइम पे चीज़ें कराते हो, वो वाले सारे फैक्टर्स पे रोल प्ले पूरा करता है। लेकिन अभी हमारे उसमें क्या होता है कि जिस कभी किसी को इंटरव्यू देने जाना होता है या फिर कुछ भी इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना होता है, हम इमीडिएटली अपने ना हार्ड स्किल्स को ब्रशअप करना चालू कर देते हैं, रिवीजन कर लो, तैयारी कर लो, वो सब कर लो, और वो करने के बाद हमें लगता है कि भाई आई एम डन। लेकिन वो सिर्फ 30% या 35% वाला पोर्शन ही हम टच करते हैं, बाकी 60-65% फिर रह जाता है। तो अब अगर हम उसके अंदर बात करें कि उस सॉफ्ट स्किल में या फिर बाकी 60-65% में क्या क्या आता है, उसमें आपके कम्युनिकेशन आता है, उसमें आपका आता है कि भाई हाउ यू विल बी सेटिंग योर अथॉरिटी, कि आप अथॉरिटी कैसे सेट करोगे। प्लस बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से, या फिर वो आपका माइंडसेट देखते हैं। तो बहुत सारे राउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप राइट आंसर दे रहे हो या रॉन्ग आंसर दे रहे हो, वो देखते हैं कि भाई आपका माइंडसेट क्या है, या फिर आप किस तरह से क्या चीज़ों को अप्रोच कर ले जाओगे, या फिर आपको आपकी तरफ अगर हमने कुछ टफ सिचुएशन दिया, तो आप उसको क्या मतलब स्मार्टली हैंडल कर पाओगे या नहीं हैंडल कर पाओगे, इवन इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग। बट आप उसको एकदम से रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, या फिर आप एकदम से घबरा जाते हो, या फिर वो सब चीज़ें होती हैं। एक स्पेसिफिक राउंड होता है जिसमें मेजरली कंपनीज देखती हैं कि भाई हाउ वेदर यू विल बी एबल टू हैंडल आर टफ क्लाइंट्स और नॉट। क्या आप हमारे टफ क्लाइंट्स को हैंडल कर पाओगे, क्या आप हमारे टफ जो आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया वाले जो होते हैं उनको कंडक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो वाली सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एंड देन दे डिसाइड कि भाई आपको हम इतना सीटीसी या इतना पैकेज या इतना सैलरी दे सकते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोचते हैं कि यार मैंने मांगा, मैं अभी 5 लाख के आसपास पे हूँ साल का, और मैंने मांगा है 8 लाख या 9 लाख, तो इनको तो मौत आ गई भाई, ठीक है, हम्म। ये तो हम्म। सीधा सीधा मना कर रहे हैं। वो बात उसकी नहीं है कि वो आपको मना कर रहे हैं या फिर वो दे नहीं सकते, या फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील कि यार बजट कंस्ट्रेंट है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, ये सब चल रहा है। वो बजट कंस्ट्रेंट की बात नहीं है। वो 8 लाख या 9 लाख देने के लिए आपको रेडी नहीं है, उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस या भरोसा नहीं हो रहा कि यार इस बंदे को इतने देने चाहिए, इसीलिए वो बाकी लोगों को देखते हैं, ठीक है, बाकी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को देखते हैं जहाँ उनको लगता है कि भाई ये बंदा बहुत काम का हो सकता है, उसको वो 11 में भी उठा लेंगे। तो वहाँ पे वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक्स्ट्रा भी देंगे, बट दे फील कि यार ये मेरा सेफ बेट है एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन। ओके, गॉट इट। एंड अगेन यू आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। आपने दो चीज़ें मेंशन की बीच में, पहला था अथॉरिटी, हम्म। दूसरा था कि कोई कैसे अगर जज किया जाता है, देखा जाता है कि आप बिल्कुल। टफ क्लाइंट्स को देख सकते हैं कि नहीं। हम्म। पहला मैं चाहूँगा कि आप ब्रेक डाउन करें अथॉरिटी कैसे बिल्ड की जाए, हम्म। स्पेशली इन इन कॉर्पोरेट। दूसरा, अगर
कोई देख रहा है, मतलब इवन द कंपनी इज चेकिंग कि यार आप देख ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप टफ क्लाइंट्स को देख सकते हो नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे शो केस करें ओके, उस केस में? ठीक है। सो इन दोनों ही चीज़ों में कुछ-कुछ एलिमेंट्स बहुत काम आते हैं। जैसे कि एक होता है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने पिछले प्रोजेक्ट में ये भी किया है। मतलब एक हो गया कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको टेल कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि स्टोरीज़, जैसे हम वो बोलते हैं ना कि फैक्ट्स टेल एंड स्टोरीज़ सेल। सो अल्टीमेटली जब हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम अपने आप को सेल करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे एट द बेस्ट पॉसिबल सीटीसी या पैकेज। सो वहाँ पर हमें छोटे-छोटे एग्जाम्पल, छोटे-छोटे रेफरेंसेस, छोटे-छोटे स्टोरीज़ बिल्ड करके वहाँ पे बताना होता है। फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू में हम बैठे हैं और वहाँ पे वो कुछ पूछ रहे हैं हमसे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो उसको हमें आंसर देना चाहिए 2 पार्ट में। पहला है कि भाई उसका जो सॉल्यूशन है या फिर उसका जो क्विक फिक्स है जो भी है उसको बता दिया। एंड देन इज़ कि सेकंड टाइम में उसको रेफरेंस देना है पुराना आपके प्रोजेक्ट का। मीन्स कि उसको इस तरीके से बताना है कि यार इस टाइप का एक सिनेरियो हमारे सामने या फिर हमारे प्रोजेक्ट में हमारी टीम के पास अराउंड 3 से 4 महीने पहले आया था, जिसमें कि ऐसा-ऐसा चैलेंज था, इसको इस तरीके से हमें काम करना था या फिर ये सॉल्यूशन अचीव करना था या गोल अचीव करना था और उसको हम 4 लोगों की टीम था, हमने ऐसे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो इस तरीके से जब आप जवाब देते हो या इस तरीके से उसको आप सामने रखते हो, पेश करते हो, तो उनको लगता है कि यार इस बंदे को थोड़ा सॉल्यूशन भी पता है, प्लस इसने ये चीज़ ऑलरेडी करी हुई है। तो वहाँ पे दे स्टार्ट गेटिंग गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑन यू कि यार ये ऑलरेडी पहले किया हुआ है। दैट मेक सेंस। हुँ। तो वहाँ अच्छा। पे थोड़ा-सा उनको पोज़ीशनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग लगती है और लगता है कि यार आप पहली बार हाथ साफ़ नहीं करोगे अपनी चीज़ों पे, आप ऑलरेडी इस टाइप का आपको एक्सपोज़र है। अमेजिंग। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हुँ, हुँ। और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस फैक्टर भी है। हुँ, अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग बिल्ड कर लेता है, ठीक अच्छी है। अथॉरिटी बिल्ड कर लेता है, हुँ, हुँ। तो क्या उनके लिए ईज़ी हो जाता है जॉब क्रैक करना? और कंपनीज़ कैसे परसीव करती हैं, कैसे देखती हैं उन कैंडिडेट्स को जिसकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस अच्छी है? ओके। सो इसमें एक चीज़ आती है कि भई आपको कभी भी रिक्रूटर से या इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल वो आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देखे। मतलब लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देखे बिना आपको वो कभी भी कॉल नहीं करेंगे। सो वो जो आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है अभी, वो इट एक्ट्स लाइक योर पासपोर्ट। तो वो एज़ अ पासपोर्ट की तरह काम करता है। तो चाहे आपने नौकरी से अप्लाई किया, चाहे आपने डायरेक्ट कंपनी पोर्टल पे अप्लाई किया, चाहे आपने मॉन्स्टर या किसी भी पोर्टल के फॉर्म में अप्लाई किया, सबसे पहले आजकल रिक्रूटर जाके आपको लिंक्डइन पे देखते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। पहला चीज़ कि भाई आपका प्रोफ़ाइल का लुक एंड फ़ील क्या है, आपका एक्सपोज़र कैसा है, कुछ रिकमेंडेशंस हैं या नहीं है। रिकमेंडेशन देखते हैं कि आप बाकी एम्प्लॉइज़ से, पुराने रिक्रूटर से आपको कुछ रिकमेंडेशन मिला हुआ है। सेकंड चीज़ वो इस पे ध्यान देते हैं कि भाई आप किस टाइप का वैल्यू क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स कि लोग अभी थोड़ा आर्टिकल्स, थोड़ा पोस्ट या जो भी उन्होंने अपने लाइफ़ में वो कर रहे हैं अपनी जॉब में, वो चीज़ें लोग थोड़ा-थोड़ा शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं लिंक्डइन पे। तो वहाँ से उनको लगता है कि यार येस, ये बंदा थोड़ा बाकियों से अलग लग रहा है। ठीक है? सो आप वहाँ पे कंटेंट कुछ पोस्ट कर रहे हो, डाल रहे हो, आपके पास रिकमेंडेशंस हैं या नहीं है, आपकी प्रोफ़ाइल कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है, उसमें थोड़ा प्रोफ़ेशनल एलिमेंट है या नहीं है। बहुत सारे लोग कोई शादी-ब्याह या किसी पार्टी में गए, वहाँ का फ़ोटो लगा दिया लिंक्डइन पे, ठीक है? बैकग्राउंड उनका जो कवर फ़ोटो होता है, वो एकदम खाली होता है, ब्लैंक होता है। एक्सपीरियंस एंड अबाउट सेक्शन में कुछ नहीं होता, 2-4 लाइन का लिखा होता है। तो अगर आप वहाँ पे कंजूसी करके कंटेंट डालोगे, तो वो कंजूसी आपको सैलरी में भी दिखेगा। गॉट इट। यहाँ पे अगर हम बात करें लिंक्डइन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हुँ, आपने हुँ। लिंक्डइन की बात की, तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि लिंक्डइन पे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि कुछ और प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के अलावा हुँ, हुँ। जिससे स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं? ओके। ऐसा एक मतलब ऐसे वैसे तो काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म हैं, बट जो हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे मेंटीज़ ने जो एक्सप्लोर किए हैं, उसमें से फ्लेक्स जॉब्स से उनको काफ़ी रिमोट अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है? सो फ्लेक्स जॉब्स करके एक है। बाकी स्पेसिफ़िकली लिंक्डइन एज़ वेल एज़ नौकरी पे भी अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल में हैशटैग रिमोट या हैशटैग वर्क फ्रॉम होम लगाना चालू करो, तो जब रिक्रूटर्स ढूँढ रहे होते हैं, अभी आजकल हैशटैग बेस्ड रिसर्च भी बहुत चल रहा है। तो रिक्रूटर्स आते हैं प्रोफाइल पे, उनका अलग पोर्टल होता है, हमारे लिए को जो दिखता है वो अलग पोर्टल होता है। तो उसमें वो हैशटैग बेस्ड सर्चिंग भी करते हैं कि भाई हैशटैग जावा ढूँढ लिया, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम ढूँढ लिया, हैशटैग रिमोट ढूँढ लिया। तो अगर आपके प्रोफाइल में वो हैशटैग यूज़ हो रहा है,
तभी आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी उस सर्चिंग में, अदरवाइज़ नहीं करेगी, और मेजॉरिटी लोगों को ये पता नहीं है। सो वहाँ पे अगर आप हैशटैग रिमोट, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग इस टाइप की कुछ चीज़ें लिख के डाल के रखोगे, तो नौकरी और लिंक्डइन से भी काफ़ी इंटरव्यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। प्लस उसके अलावा फ्लेक्स जॉब से काफ़ी लोगों को मिलता है। समझ गया। अच्छा, जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो ऐसे क्या बैरियर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं, जो हुँ, आपने हुँ। एक्सपीरियंस किया देखें? इंटरनल कंपनी प्रमोशन। यस। ओके। इंटरनल कंपनी प्रमोशन का हिसाब किताब ऐसा है कि कंपनी को लगता है कि भाई ये आदमी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? या फिर जितना भी ये वैल्यू दे रहा है या फिर जितना भी इसको सैलरी मिल रहा है ना, वो इसके हिसाब से बढ़िया है। अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले जब भी इसने जॉइन किया था, इसको हमने ऑलरेडी जो दिया, जो भी जैसे भी दिया, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, ठीक है? तो वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स, तो उसको उतना ज़्यादा क्रेडिट या अप्रिसिएशन या फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। सो प्रमोशन और उसके टाइम पे भी, अब जैसे बाहर से कोई आ रहा है बंदा, तो उसको बंदा 30%, 40%, 60% दे देगा, और इंटरनल वाले को 10%, 5% देने में भी रोज आता है, ठीक है? सो इंटरनल प्रमोशन अगर हमें चाहिए और हमें अपनी विजिबिलिटी और अपने आप को उस तरीके से पेश करना है, तो ऐसा मतलब उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हम अपनी विजिबिलिटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ आर लीड और मैनेजर, बट अदर्स एज वेल, जो हमारे पीयर्स हैं उनके सामने भी हम कैसे अपने आप को पेश कर रहे हैं, एज वेल एज हम अपनी विजिबिलिटी का कितना ध्यान दे रहे हैं। अब उसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम एमसी एक्टिविटी बोलते हैं। हम अपने जो प्रोग्राम है उसमें हम एमसी एक्टिविटी से बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। तो प्रमोशन का टाइम पे क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में जून में होता है, किसी कंपनी में दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, तो हम प्रमोशन के आसपास ना अपने लीड या सुपरवाइज़र या मैनेजर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ बातचीत करते हैं, और हम खुद घबराए हुए होते हैं कि यार ये बात स्टार्ट कैसे करूँ या फिर कैसे कुछ रहूँ। और फिर जब बात करते हैं तो बोलते हैं यार आपने ऐसे नहीं किया, आपने पिछले प्रोजेक्ट में ये गलती की थी, आपने 3 महीने ऐसे किया था, तो वो सारी हमें लिस्ट उसके बाद रेडी होती है, हाँ। वो हमें गिनवा गिनवा देता है। अब एमसीए एक्टिविटी का क्या वो रहता है, मंथली कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी का, कि एवरी मंथ हम अपने जैसे जितने भी हमारे प्रोग्राम मेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई आप ना पूरा मंथ का लिख लो, ठीक है? पूरा चिट्ठा बना लो कि भाई कहाँ कहाँ पे आपने ना कंट्रीब्यूट किया, और वो आपको ईमेल सिंपल डाल देना है। और उस ईमेल को सिंपल बहुत सटल वे में रखना है, और ना लास्ट में नीचे डालना है, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, आपके पास कोई फीडबैक है, आपको लगता है कि मैं कहाँ इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ या फिर मैं और कहाँ जगह अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, प्लीज़ लेट मी नो। ऐसे करते कराते ना उस पे मेजरली कुछ रिस्पॉन्स आ जाते हैं, मेजरली टाइम रिस्पॉन्स नहीं आते। लेकिन आप हर महीने हर महीने हर महीने वो डालते चले जा रहे हो, तो अगर आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जब जाके बात करोगे और सामने वाला बोला कि जी आपने 2 महीने पहले ये नहीं किया, 4 महीने, तो आप बोलोगे भाई आपको मेल डाल रहा हूँ मैं हर महीने, आपने उस पर बताया नहीं। अब आप बोल रहे हो कि यार ये है वो है, ऐसे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे एक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, वो हेल्प करती है प्रमोशन में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांगली उनके आगे पेश करने में। सेकंड एक ये है कि आप ना अपने टीम वालों को कितना सपोर्ट या फिर उनको कहाँ-कहाँ पर हेल्प कर रहे हो, कि हुँ। भाई हम 4, 5, 6 लोग हैं टीम में, तो मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, लेकिन आयुष के पास कुछ टास्क हैं, कुछ तो भी चीज़ें हैं, और वो उसमें थोड़ा बहुत अटक रहा है। तो मैं कैसे-तैसे भी थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर लूँ, ऐड कर लूँ कुछ तो भी, सो दैट वो बंदा भी अपने सुपरवाइज़र या लीड या मैनेजर को बताएगा कि भाई मेरे को ना सौरभ ने इस चीज़ में हेल्प किया। तो ऐसे करते कराते ना आप अपनी हवा वहाँ पे क्रिएट करोगे कि इसको हेल्प, उसको सपोर्ट, उसको help। तो ले दे के जो अपने लीड या मैनेजर के पास आपका नाम ना मल्टीपल सोर्सेज से जाएगा, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ आपकी तरफ से वो जा रहा है। तो ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो उसको पूरे थ्रू आउट हमें 6 महीने 1 साल में क्रिएट करनी पड़ती है, वो हाइप उस तरह से बनानी पड़ती है, तो दैट जब हम जाके बात करें तो उसको लगे कि यार हाँ, इसका नाम तो मैंने भाई पूरे साल में ना 20 बार सुना हुआ है। येस, आई थिंक ये डिज़र्व करता है कि इसको दिया जा सकता है। काफ़ी रियलिस्टिकली आपने एक रोड मैप दिया। हुँ। और इफ़ आई बी ऑनेस्ट, एज एन एम्प्लॉयर, जो एक चीज़ मुझे हमेशा प्रॉब्लम हुई होती है विथ इनिशियली, इज़ दैट कि लोग रिपोर्ट नहीं बनाते। हुँ, पीपल डू नॉट मैनेज देयर रिपोर्ट। करेक्ट। और ये बात जब हम समझाने की कोशिश करते हैं एज अ लीडर, तो लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। हुँ, बिकॉज एवरी टाइम someone asks for a raise, the only thing we look at is that how have you performed in the last 3 months, ट्र last 6 months, करेक्ट। क्यों उसी के बिहाफ पे होता है। हुँ, देर इज नो अदर रीजन और फैक्टर कि जिससे आपको इंटरनल कंपनी में ग्रोथ मिले। सो आई करेक्ट। फील लाइक आपने जो पॉइंट और पूरा रोड मैप शेयर किया, इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी हुँ, को इम्प्लीमेंट अगेन। जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिल पाएगी।
सो अभी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं कुछ तो भी, या तो जब उनसे कैजुअल डिस्कशन चल रहा होता है तो सिंपली वो ये बोलते हैं कि भाई मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को तुझसे दूर रखना है। अच्छा, नहीं तो ऐसा भी अप्लाई करने लगेंगे, फिर 3 महीने 6 महीने बाद अप्रेजल मांगेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। नहीं, बट आई डोंट, यू नो, इफ आई बी ऑनेस्ट अगेन, हम्म। मुझे ये अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि हर कोई जो मेरे साथ जुड़ा है हम्म। वो ये वीडियो देखे एंड दे गेट द मोस्ट बेनिफिट। आई वुड वांट दैट, करेक्ट। राइट? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने सोचा है इस पॉडकास्ट के लिए, कि हम एक रोल प्ले करेंगे नेगोशिएशन का। सो ओके। वन ऑफ अस विल एक्ट एज अ एचआर एंड वन ऑफ अस विल एक्ट एज अ, यू नो, रिसोर्स, सही है। राइट? हम्म। तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करिए। हम्म। इफ़ आई एक्ट एज, लेट्स से, एज एन एचआर, तो मुझे किस तरह के क्वेश्चंस मैं ओके। पूछ सकता हूँ? सो ठीक है। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। डन। नाइस। मज़ा आएगा फिर लोगों को। या सो एचआर मेजरली ये पूछते हैं कि भाई आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी करंट सैलरी क्या है और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। और एचआर्स मेजरली ये पूछते हैं, जैसे उसका जवाब दिया कि भाई मेरे को 10 लाख के आसपास चाहिए, तो एचआर बोलेगी कि भाई हम तो एट मैक्स यार 8 तक खींच सकते हैं। चलिए, ठीक है, हम एक हम्म। काम करते हैं, हम्म। एक छोटा सा पर्सोना बनाते हैं। हम्म। So you as a candidate are from, you are joining us as a project manager. ठीक है। ठीक है? हम्म। You are expecting about 10 lakhs per annum. हम्म। ठीक है? हम्म। And then I am acting as an HR. ठीक ठीक है। है? So all right, let's get started. So hi Saurabh, how are you doing? यस, ग्रेट आयुष, थैंक्स फॉर आस्किंग। So I see you have applied for the role of project manager. हम्म। So I have seen and looked into your you know, past work, and it looks good to me. But I want you to specifically explain me, how did you handle this specific situation in your past job, and where you were managing that particular project? Okay. So, in the past project, I was working in a team of 7 people, and whenever this kind of situations or these kind of state of work used to come, so I used to always and always delegate. I used to find that out of these 7 people, कौन लोग ये वाला टाइप का काम कर सकते हैं, कौन लोग ये वाला टाइप का चीज़ कर सकते हैं, कौन लोग एग्जीक्यूशन में मास्टर हैं और कौन लोग डिलीवरी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई यूज़ टू डिलीवर एंड केटर द टास्क एज़ पर कि उनके क्या मेजर स्ट्रेंथ्स हैं, बिकॉज अगर हम जिसका जो स्ट्रेंथ है उसको वो देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट से और ज़्यादा जल्दी करेगा एज़ कम्पेयर टू किसी को भी कुछ भी पकड़ाने के। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आई आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ पीपल, और उसके बाद मैं उसको डेलीगेट कर दूंगा, एंड आई गिव देम कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट लाइक पूरा पॉसिबिलिटी कि भाई कहाँ पे कैसे क्या आइडिया एग्जीक्यूशन और किस तरह से कैसे क्या किया जा सकता है। और इस चीज़ में मैं पिछले 9 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा है कि जब आप लोगों को इस तरीके से देते हो ना, अगर हमारे पास डेडलाइन है अगले 9 दिन की, तो पीपल डिलीवर इट विद इन 6 डेज़ और 7 डेज़, तो वहाँ पे हम ऑन टाइम डिलीवरी ज़्यादा तेज़ी से कर पाते हैं इस टाइप के मॉडल में। Wow. Please, everyone who's watching, observe how he's responding. Next question. Very interesting. अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्या आई थी जब आप ये प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे थे? What was the most top 3 problems that you faced? सो टॉप 3 प्रॉब्लम्स ये हुई, पहला चीज़ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था आपस में लोगों का। सो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने स्क्रम कॉल्स चालू कर दिया कि भाई एवरीडे हम मॉर्निंग में मे बी 10 AM या कुछ तो भी टाइम पे मिलेंगे, जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, कि भाई किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा, सो दैट अगर मेरे पास एक पार्ट है लेकिन मेरे को बाकी पार्ट्स का भी आइडिया लग जाए कि ओके आयुष ये कर रहा है, सौरभ ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेम के लिए सबको सेम पेज पे लाने के लिए वो हमने एक चीज़ किया। वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि किसका क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि काफ़ी बार क्या होता है, टीममेट्स लोगों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा डालने का कोशिश करते हैं कि यार मेरे को इससे ना ये चीज़ टाइम पे नहीं मिली, इस वजह से मेरा ना ये वाला चीज़ अटक गया, या फिर मेरे को ये वाला चीज़ इस डेट तक या फिर आज रात तक नहीं मिला, इस वजह से ना मैं आगे का वो नहीं कर पाया। तो जिसका भी जो भी कनेक्टिंग वो है कि भाई अगर मेरा टास्क है और ये इसके बाद इसमें ना आयुष की डिपेंडेंसी हो सकती है, या फिर ये वाला एक चीज़ है जिसमें मयंक की डिपेंडेंसी हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहा था। तो उसको हमने आपस में उन लोगों को बोला कि भाई अगर आपको आपके काम के ऊपर किसी और का डिपेंडेंसी हो रहा है, इट मीन्स वो भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उस बंदे से कनेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, आपस में अपना तालमेल बिठाओ, और तब उसको डिलीवर और तब उसको एग्जीक्यूशन वाले मोड पे लाने की कोशिश करो। तीसरा चीज़ ये हो रहा था कि भाई कुछ भी कैसे भी करके हम क्लाइंट को थोड़ा सा
खुश नहीं कर पा रहे थे इन द सेंस कि भाई उनको जो उन्होंने मांगा वो हमने करके दे दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे थे। तो जब थोड़ा सा सब लोग साथ में बैठे, सब लोग काम से किया, स्क्रम कॉल्स वगैरह होने लगे, सबका आपस में तालमेल बढ़ने लगा, तो हम फिर कुछ कुछ एक दो यूएसपी और एक दो चीज़ें ऐसे भी निकालने पड़े प्रोजेक्ट में, ताकि हम क्लाइंट को जो हमने प्रॉमिस किया उससे थोड़ा बहुत कुछ इक्का दुक्का एक्स्ट्रा 10% दे पाएँ, जिससे कि वो ज़्यादा हैप्पी रहेगा। एंड फिर हमें रिपीट जो काम है या फिर उसमें जो एडवांसमेंट्स आती हैं, इम्प्रोवाइजेशंस आती हैं, उस सब में भी हमें हेल्प होने लगा। ऑलराइट, फेयर इनफ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है किसी प्रोजेक्ट को पुल ऑफ करने में, तो हम्म। हाउ हैव यू डेल्ट विथ दोज सिचुएशंस जहाँ पे आपको कम टाइम मिले, तो हाउ डू यू डील सच सिचुएशंस? सो जब कम टाइम मिलता है तो उसको उतना ही ज़्यादा ना पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है, कि जैसे कोई बड़ा टास्क है और हमारे टाइम कम है, तो फिर हमें उसमें थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज या ज़्यादा लोग लगते हैं उसको कराने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत ओवर टाइम लगता है कुछ को। तो थोड़ा सा हम टीम को सबको फ्लेक्सिबिलिटी और उस तरह से मैनेज करके रखते हैं कि भाई जब हमारे पास काम नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, तो दे आर फ्री। मतलब किसी को अगर 2 घंटा पहले भी जाना है या काम बंद भी कर देना है या वर्क फ्रॉम होम करना है, तो यार एब्सोल्युटली फ्री। तो लोगों को उस तरीके से हम रखते हैं कि यार वो ना कभी हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े या कुछ तो भी, तो उसमें उनको रेजिस्टेंस ना आए, मतलब उसमें उनको दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो जब हमें ऐसा कुछ होता है तो हम ओवर टाइम के लिए बोलते हैं, तो कभी कोई मना नहीं करता या फिर कभी कोई उसमें दिक्कत नहीं दिखाता, रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। सेकंड चीज़ ये है कि उसमें कभी कभी बाकी रिसोर्सेज भी बाकी प्रोजेक्ट से आप लेके उसमें काम निकाल सकते हो, जब अगर कुछ इक्का दुक्का दिन के लिए या फिर कुछ तो भी ऐसे आता है तो। All right, Saurav. So you have successfully completed part one of this, round. Now we are moving forward to the part two, which is हम्म। about negotiation, salary negotiation, everything. So let's start with the first thing, which is what are your expectations? आप क्या expect कर रहे हैं यहाँ पे? Okay, so my expectation is between the range of 10 lakhs to 12 lakhs. All right. I would like you to explain why you're looking at this round, because if we look back, your last salary CTC per year was around 18 and a half. ठीक है। So, I would want you to, sort of clarify that. Okay, so see right now when I joined my last company, जो हमने पहले पिछली कंपनी ज्वाइन की थी 3 साल पहले, तो उस टाइम के मार्केट वैल्यू के हिसाब से और उस टाइम की चीज़ों के हिसाब से एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई हैड, तो आई फेल्ट कि भाई 8.5 पे काम करना वॉज एप्ट। बट ड्यूरिंग दी लास्ट 3 years आई हैव वर्कड अपॉन दिस 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 दिस, ठीक है, उसको इस तरीके से बता सकते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑल्सो डन दिस सर्टिफिकेशन, आई ऑल्सो डन लाइक दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। एंड नाउ एज़ पर द स्टैंडर्ड एंड एज़ पर लाइक द आपका जो नीड है और आपका जो रिक्वायरमेंट है, उसमें आई फील दैट माई स्किल्स आर गोना बी परफेक्टली सिंकिंग एंड परफेक्टली मैचिंग एज़ पर द रिक्वायरमेंट। प्लस जिस जिस टाइप की चीज़ें हमें करनी है वो मेरे को ऑलरेडी एक्सपोजर है पुराने प्रोजेक्ट में, सो आई विल बी टेकिंग इट मच फास्टर। जो चीज़ें हमें 6 महीने में करनी होंगी उसको हम 3 महीने या 4 महीने में टारगेट करके कंप्लीट करके पूरा उसको आउट कर सकते हैं डिलीवरी में। एंड दैट इज़ वाई आई फील लाइक एज़ पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स 10 lakh to 12 lakh is gonna be the apt range. I don't know what to ask. um, what तो do इसमें एक चीज़ होती है कि जब भी एचआर पूछता है कि भाई आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सो लोग मेजरली बोलते हैं भाई मेरा एक्सपेक्टेशन 9 lakhs है या 17 lakhs है या 23 lakhs है, जितना भी उनका है। तो उसमें रेंज प्ले करनी होती है कि आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो कि भाई 9 lakhs है ना, तो आपको उसमें बोलना है कि 9 to 11 lakhs का मेरा रेंज है। तो मे बी हो सकता है कंपनी का बजट ज़्यादा हो, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस या हमारा वो इतना सही नहीं है कि हम बोल रहे हैं यार 9 लाख। तो हो सकता है वो बोले चलो ठीक है भैया मैं आपको ना 10.75 देता हूँ या मैं आपको 11 देता हूँ। तो अगर मैं मांगता सिर्फ 9 तो मुझे 9 ही मिलता, बट मे बी हो सकता है उसके पास स्कोप ज़्यादा हो। तो उस वाली चीज़ के लिए रेंज हमेशा हमें बतानी होती है कि भाई ये मेरा रेंज है। और दूसरा होता है कि भाई एचआर ने पूछा व्हाट इज़ योर करंट सैलरी, तो फॉर एग्जांपल मेरा भी करंट सैलरी है लेट्स सपोज 5.6, तो उसको भी रेंज में बताना है कि भाई माई करंट सैलरी इज़ इन द रेंज ऑफ, या तो बोलो माई सैलरी इज़ अराउंड 6 lakhs, तो वो थोड़ा सा हायर करके बता दिया और अराउंड बोल दिया। या फिर उसको बोलो भाई माई सैलरी इज़ इन द रेंज ऑफ 5.5 to 6.5, तो वहाँ पर भी उसको वो 5.5 से अब आपको कंसिडर नहीं करेगा, वो ये भी सोच सकता है भाई इनका 6.5 भी होगा करंट सैलरी, तो इसके हिसाब से ना 10 10.5 आई थिंक सही नंबर है। सो करंट में भी रेंज बताना है और एक्सपेक्टेशन में भी रेंज बताना है। Got it. Well, this was very interesting. I hope जितना भी हम लोग कर पाए उससे आप लोगों की मदद हो सकी हो. Moving forward,
हम बात करते हैं दुबई की, क्योंकि आपने दुबई में काम किया हुआ हुँ, है। हुँ। दुबई में किसी को अगर जॉब चाहिए तो क्या तरीके हैं आज की डेट में 2024 और 2025 में? ओके। सो दुबई में अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करने के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रोफ़ाइल पुश करते हैं। जैसे कि byte.com, naukriगल्फ.com एज़ वेल एज़ talentgulf.com। सो ये वाले जो 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं काफ़ी अच्छे से आपकी प्रोफ़ाइल को प्रमोट करते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ की मेंबरशिप होनी चाहिए, सिटीज़नशिप होना चाहिए। इवन इफ आप यहाँ पर हो, वो क मतलब उसके लिए बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है, उसमें कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है। और इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे स्पेसिफ़िकली गल्फ़ अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। अब जैसे नौकरी गल्फ़ है ना, तो नौकरी गल्फ़ इज़ द ऑफ़िशियल ऐप ऑफ नौकरी इटसेल्फ। तो नौकरी वालों की वो नौकरी गल्फ़ है, नौकरी ब्लू कलर में दिखता है, वो नौकरी गल्फ़ ग्रीन कलर में दिखता है। और उसमें सारी वही वाले टाइप की अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। अलोंग विद दिस नॉर्मल नौकरी और लिंक्डइन पे भी ये वाली अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। जैसे मैंने जब लिया था, मेरे को एक मलेशिया का अपॉर्च्युनिटी था, एक दुबई का अपॉर्च्युनिटी था, मैंने दुबई वाला ऑप्ट किया। दोनों ही उस टाइम पे मेरे को ये सब कुछ नहीं पता था। मेरे को दोनों ही अपॉर्च्युनिटीज़ नॉर्मल नौकरी डॉट कॉम से मिला था। तो गॉट ये इट। वाले प्लेटफ़ॉर्म्स पे अगर प्रोफ़ाइल क्रिएट कर दोगे, एज़ वेल एज़ उस पे थोड़ा-सा उस प्रोफ़ाइल को एक्टिव रखोगे, कुछ चेंजेस कर दिया, रेगुलरली अपडेट कर दिया रिज़्यूमे या प्रोफ़ाइल जो भी है, तो वहाँ से काफ़ी इनवाइट्स और काफ़ी कॉल्स आते हैं। अच्छा, इसी के साथ-साथ मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है हुँ, हुँ। कि अगर मान लीजिए आपको जॉब एक्सेप्ट हो गई, आपकी प्रोफ़ाइल सेलेक्ट की गई, उसके बाद इंटरव्यू कैसे क्रैक करें अगर आप दुबई में जा रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अगेन यू हैव वर्क्ड देयर। हुँ, हुँ। व्हाट आर सम वेज़ टू क्रैक अ जॉब इन दुबई? ठीक है। सो इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अभी जो हमने 3 प्लेटफ़ॉर्म्स बोले कि भाई ये पे आप प्रोफ़ाइल बना लो और यहीं से अप्लाई करना और वो सब चीज़ें चालू कर दो। अभी तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि लोग रिमोट इंटरव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं। एक और चीज़ है जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा चलता है, वो ये है कि वहाँ पर ऑफ़िशियली अलाउड है कि आप विज़िट वीज़ा पे आके इंटरव्यूज़ दे सकते हो और जॉब ढूँढ सकते हो। जैसे यूरोप में, यूएस में, बाकी जगह पर वो ऑफ़िशियली अलाउड नहीं है, ठीक है? अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो मुर्गा बनाते हैं और दबा के डंडे पेलते हैं। लेकिन दुबई में वो ऑफ़िशियली ओपन है कि भाई आप विज़िट वीज़ा पे आओ और यहाँ पर जॉब ढूँढो, इंटरव्यूज़ दो दबा के जितने देने हैं। तो अगर आपने 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा लगाया, ये मेरे को वहाँ जाने के बाद पता पड़ा कि मेरे ऑफ़िस में जो काफ़ी लोग थे वो इसी तरीके से वहाँ आए थे। वो विज़िट वीज़ा पे आए 90 डेज़ के और उन 3 महीने उन्होंने वॉक इन इंटरव्यूज़ और इधर-उधर जा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, सिलेक्शन हो गया। उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा हंग्री और आप में विल बहुत ज़्यादा है, अगर उस 90 डेज़ में नहीं भी हुआ तो कुछ लोग ऐसा करते हैं वो 87th डे या 85th डे के आसपास 4-5 दिन जब बचे होते हैं, वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर फ्लाइट करा के 1 हफ्ते बाद वापस वहाँ आ जाते हैं 3 महीने के लिए और वहाँ पे ढूँढना और वो सब चालू कर देते हैं। तो वहाँ पे इस टाइप से जब आते हैं तो वो पीजी-वीजी लेके और वो सब में अराउंड 50-60,000 रुपीज़ के महीने के एक्सपेंस में सब हो जाता है, खाना-पीना, रहना सब कुछ हो जाता है, शेयरिंग बेसिस पे और मतलब उस तरह से रहने पे। तो वो इंटरव्यू ढूँढने वाली जर्नी इस तरीके से भी काफ़ी लोग करते हैं। ओके। हुँ, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन कि यस। कैसे क्रैक किया जाए वहाँ पे इंटरव्यू? ओके। या सो एक तो यही है कि भाई वहाँ पे जाके भी आप वॉक इन इंटरव्यूज़ का ट्रेंड अभी भी काफ़ी है, ठीक है? सो जा डायरेक्ट आप कंपनी में चले जाओ और वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप शेड्यूल कराओ, कर लो और वो वाला चीज़। तो एक तो ये वाला हो गया कि विज़िट वीज़ा पे जाओ और वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल चालू कर दो। सेकंड है जब हम यहाँ पर बैठ के ही अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से कॉल आती है रिमोट अपॉर्च्युनिटीज़ और सब के लिए, तो मेजरली वो ये देखते हैं कि भाई उनको ये पता होता है कि भाई इंडियन माइंड्स हैं एज़ वेल एज़ जितना भी टेक में या बाकी सारी चीज़ों में, तो वहाँ पे टेक सॉफ्टवेयर वाले जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। और वहाँ पे कैटेगराइज़ेशन भी ऐसे है कि भाई मेजरली आईटी और मेजरली जो सॉफ्टवेयर टेक वाले टाइप के उसमें ना, वहाँ पे आपको इंडियंस ही मिलेंगे। ऐसे ही मेजरली जो रेस्टोरेंट्स में और बाकी उस टाइप का जो काम है, उस टाइप के उसमें, वहाँ पे मेजरली आपको बांग्लादेशी वाला क्राउड मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पे ट्रैवल प्लस कैब्स और ये सब वाले चीज़ों में वहाँ पे आपको पाकिस्तानी वाला क्राउड मिलेगा। तो वहाँ पे मेजरली अलग-अलग टाइप का वो मतलब ऐसा नहीं है कि सेगमेंट बाकी है। लोग इस सेगमेंट में नहीं है या फिर अपने इंडियन लोग बाकी दूसरे सेगमेंट में नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इस तरीके से वहाँ पे मिलता है। तो सॉफ्टवेयर, आईटी इस टाइप का जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जब यहाँ से भी कॉल आता है, उनको बस ये बताना होता है कि भई हाउ सून आर यू कैन यू जॉइन देयर? हुँ। तो आप कितना जल्दी वहाँ पे जॉइन कर सकते हो, उनको थोड़ी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जल्दी चाहिए होती हैं। तो अगर हम वो वाला चीज़ उनका पार्ट का मैनेज कर लें, तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप और इन सब में बहुत ओपन होते हैं। ब्यूटीफुल। हुँ, अच्छा, दोबारा हम इंडिया पे आते हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे अगर इंडिया में किसी का अनएक्सपेक्टेडली ले ऑफ होगी, क्योंकि अब हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं, बहुत करेक्ट। सारी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बढ़ती ही जाएँगी, कम हुँ, नहीं हो हुँ। सकती, जहाँ तक मेरा मानना है। ऐसे सिचुएशन में कैसे एक तो
डील करें और उसको कैसे इम्प्रूव करें, सॉल्व करें अपनी सिचुएशन को। ओके। सो जब भी ले ऑफ या फिर कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट में कोई मैनेजर है कोई भी आपको ऐसा बोल देता है कि भाई अब आप अगले 1 महीने में आप अपना देख लो क्या हिसाब किताब बनता है, जो भी ये वाला टाइप का सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसमें सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि यार मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, इनफैक्ट वो एक नाइटमेयर ही है। ठीक है, लोगों के लिए बहुत एक ऐसी सिचुएशन है, बिकॉज लोन्स चल रहे हैं, ईएमआई चल रही है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना भी है, शादी है, जो भी जैसे भी है। तो उसमें थोड़ा सा ना हमें थोड़ा स्ट्रांगली पेश आना है या फिर थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंटली देखना है कि भाई अभी यहाँ से ऐसा कुछ हो गया, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, बट हमें कुछ और भी हम वहाँ पे बड़ा या फिर कुछ तो भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कुछ वीक्स या कुछ दिनों की बात है, तो वहाँ पर ऐसे समझ के उसको चलना है कि राइट नाउ अभी मेजॉरिटी लाइक मोर देन 80% ऑफ द लोग हैं वो इस फियर में है कि भाई रिसेशन, ले ऑफ और ये सब चल रहा है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अ जॉब चेंज। तो वो उस डरे हुए वाले जोन में बैठे हैं मोर देन 80% लोग। जो बाकी 20% जनता है, 15 से 20% वाली जनता, सिर्फ वही एक्टिव जॉब हंट पे है। अगर आप हम मार्केट की देखें कि भाई मार्केट में जो वैकेंसीज थी, जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वो ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप हुआ है इस दौरान। ठीक है, बट अगर हम वो देखें, वो जो 15 से 20% एक्टिव एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए अभी भी वो 40% अपॉर्चुनिटी लाइव हैं। तो नॉट एवरी वन इज़ गोइंग एंड अप्लाइंग एंड हैविंग दैट माइंडसेट कि भाई ये राइट टाइम है। तो कुछ लिमिटेड ही लोग हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से उसको अप्रोच करें तो उनके लिए भी बहुत तादाद में अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भाई जब राइट टाइम आएगा तभी उसको करेंगे, तो वो तो लीग में है ही नहीं, वो रेस में है ही नहीं। तो बहुत चुनिंदा लोग बच जाते हैं फिर। गॉट इट। इसी के साथ साथ बात आती है कि पैसिव इनकम की या फिर एक हम्म। अदर सोर्स ऑफ इनकम की। यहाँ पे एक बहुत ही सिलेक्टेड स्किल है हम्म। जिसे हम कहते हैं यूज़र टेस्टिंग, करेक्ट। राइट? और इसको हम पैसिवली भी किया जा सकता है, राइट? यस। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब स्किल, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो जब भी हम पैसिव इनकम की बात करते हैं या फिर जब भी हम साइड हसल वाली इनकम की बात करते हैं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने वीकेंड को या फिर अपने फ्री टाइम को इस तरीके से यूज़ करो कि आप एटलीस्ट 20% या 30% ऑफ जितना आपका सैलरी से आ रहा है उसका 20, 30, 40% भी आप इधर उधर वीकेंड पे थोड़ा काम करके टाइम निकाल के जनरेट कर पाओ। क्योंकि अगर आपको वो आप कर पाते हो, तो आप अपने जो खाने-पीने के या जो रेगुलर वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो वाला खर्चा आप यहाँ से साइड कर लोगे। और फिर आपका मेंटल पीस और आपको मेंटल फ्रीडम जो मिलेगा बाकी अमाउंट को यूज़ करने का या फिर उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने का या फिर उसको अपने लिए वो करने का, वो बहुत आपको लेवरेज देगा, बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। सो जब हम साइड हसल और इस सब की बात करते हैं, तो सबसे ईज़ी फॉर्मेट होता है कि भाई जो आपका एग्जिस्टिंग स्किल है उसी को आप यूज़ करके कुछ-कुछ जो वेबसाइट्स हैं, कुछ-कुछ जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे आप जाके उसको उन स्किल्स के बदले उसको मोनेटाइज़ेशन में कन्वर्ट करो। जैसे कि यूज़र टेस्टिंग वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसमें आपको जाके प्रोफ़ाइल क्रिएट करना होता है, अपना सब डिटेल वगैरह डाल देना होता है। काफ़ी बार वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो उसमें वो दिखाता है कि भाई एप्लीकेशंस आर फुल, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस पे अप्लाई कर चुके हैं। बट वहाँ पे आप थोड़ा कुछ 2-4 हफ़्ते या कुछ 1 आध महीने रुकोगे तो वहाँ से आपको टास्क मिलने और वो सब असाइनमेंट मिलने चालू हो जाते हैं। तो उसमें ये रहता है कि भाई जो भी मेरा स्किल है, मान लो मैं क्लाउड पे हूँ या फाइनेंस में हूँ या किसी भी स्किल पे मैं हूँ, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी जो स्किल का जो काम होता है वो आपको टेस्टिंग पर वाले पर्पस के लिए देते हैं, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं जाता। नहीं। चाहे वो छोटे से छोटे वीडियो हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर कोड हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे उस टाइप के असाइनमेंट मिल जाते हैं कि भाई इसमें से आपको कुछ बग लगता है या इसको कुछ टेस्ट करना है, या यूज़र्स को जाने से पहले आप कैसे उसको थोड़ा टेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, केस सिनेरियोज बना सकते हो, वो वाला वहाँ पे रहता है। प्लस इंडियंस के लिए वो बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोगों की एक खासियत होती है कि भाई गलतियाँ निकालना। ठीक है, तो हम लोगों की भाई इसका बग, इसका बग, उसका बग, तो हमारे खून में है वो। तो हम लोग बहुत अच्छे से उसमें से वो पॉइंट आउट करके चीज़ों को निकाल पाते हैं कि यार इसमें ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो, और उसके हिसाब से वो लोग पे करते हैं। ऐसे ही बाकी और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर वगैरह पे या freelance.com पे या अलग अलग जगह पे आपको छोटा छोटा कुछ भी जो आपको ऑलरेडी आता है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ऑलरेडी आता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि जब लोगों को ना सर्टिफिकेशंस की तैयारी करनी होती है, तो सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग मटेरियल अगर आपके पास है, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो वो भी $100, $200, $400 में बाहर वाले लोग ले लेते हैं, आउटसाइड इंडिया वाले। ठीक है, और
आप लोग उसको अरेंज करते हो भाई 1000 2000 3000 रुपये में, उसको आप सेम चीज़ को आप 100-200 डॉलर में भी दे सकते हो। प्लस आपको किसी पर्टिकुलर आपको वीडियो एडिटिंग आता है, आपको ग्राफिक वाली चीज़ आता है, जो भी जैसे भी आता है, तो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे भी कुछ चीज़ों को ले सकते हो, उनको डिलीवर कर सकते हो, कुछ ट्रेनिंग उठा सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ों से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो जनरेट कर सकते हो। गॉट इट। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड अगेन। हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल स्किल्स की 2000 अगेन 24-25 के लिए। ऐसी टॉप 5 या 7 कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, हुँ, हुँ। जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको पिक करनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए? सबसे पहला तो वीडियो मेकिंग। बिकॉज़ अगर आप कैमरे को फेस कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली उसके सामने जा सकते हो, बात कर सकते हो, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये वाली एक चीज़ है जो कि मेजरली 90-95% लोग इससे डरते हैं करना, ठीक है? सो अगर हम ये कर सकते हैं तो आप ऑटोमैटिकली टॉप 5% में तो वैसे ही आ गए। सेकंड चीज़, आगे मतलब वीडियो के साथ-साथ जब आप अपने कम्युनिकेशंस पे काम करते हो, एज़ वेल एज़ मेजरली पब्लिक स्पीकिंग पे अगर आप काम करते हो कि भाई आपको 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों के आगे कुछ बोलना है, करना है, ये चीज़ें हमें कभी भी बचपन से सिखाई नहीं जाती। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में वीडियो मेकिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया और कुछ-कुछ स्किल्स, तो यहाँ पर हम लैग कर जाते हैं। तो हमारे पिछले 20 साल जो हम एजुकेशन बैकग्राउंड रहता है, 20-25 साल, उसमें हम लैग करते हैं इन सब चीज़ों में। और फिर जब हम मार्केट में उतरते हैं तो ये हमें कभी मौका ही नहीं मिलता इन पे काम करने का, या फिर हम उसको कॉन्शियसली नहीं उसके बारे में सोचते, और फिर वो पूरी लाइफ का पैटर्न बन जाता है कि भाई हम पब्लिक स्पीकिंग से या फिर कैमरा फेस करने से और इन सब चीज़ों से हमेशा डरे हुए रह जाते हैं। ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जो कि हर एक चीज़ का इस जर्नी में ना बेस बनाती हैं। और जितने भी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो करियर में, जॉब में, कहीं पर भी लोग कर रहे हैं ना, उनका ये एक ट्रेट मिलता है कि भाई वो कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं ऑफ़िस मीटिंग में 10, 20, 50, 100 लोगों के सामने, प्लस वो पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया तो भाई वो कैमरा के आगे हैं, या फिर सोशली लोगों के सामने जा रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू। तो ये दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, तो इसको अपन टॉप पे रखेंगे। उसके बाद है कि मार्केटिंग, ठीक है? सो मार्केटिंग के साथ-साथ सेल्स भी, अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, तो वो मार्क हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एंड हाउ टू सेल योरसेल्फ, वो आपको हर जगह काम आएगा। चाहे वो आप अपना कुछ कर रहे हो, चाहे वो अपनी जॉब्स में हो, बेटर पैकेजेस और बेटर सैलरीज़ के लिए कुछ लेना चाह रहे हो, लोगों से मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको अपने आप को मार्केट कैसे करना है, एज़ वेल एज़ अपने आप को सेल कैसे करना है, वो एक बहुत चीज़ है, बड़ी चीज़ है। बिकॉज़ हमें हमेशा बचपन से ही भाई, मतलब घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे आस-पास वाले हों, वो हमेशा बोलते हैं कि यार कुछ भी कर लेना, इस सेल्स में मत जाना, या फिर वो जो एमएलएम वाली जो कंपनीज़ होती है ना, इसमें आप मत जाना, या फिर मतलब वो, मतलब उसको वो गंजे को कंघी बेचने वाले का हिसाब समझते हैं। हुँ, लेकिन अल्टीमेटली आप हर जगह वही एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, वो स्कूल वाला भी तो नेगोशिएट हाँ, वो नेगोशिएट कर रहा है, या तो आप वहाँ पे एक तरीके से सेल खुद कर रहे हो, खुद करो। या फिर आप कुछ लेके आ रहे हो, दूसरा आपको सेल कर रहा है। हाँ, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेजेस है, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म लेना है, चाहे हर एक जगह वो सेलिंग तो हो ही रही है, हो रही ठीक है। है? मनी एक्सचेंज और वो वैल्यू एक्सचेंज तो हो ही रहा है। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग अगेन कम्स कि भाई ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एक फ्रेशर को, वर्किंग प्रोफेशनल को, होम मेकर्स को, बिज़नेस ओनर को, हर एक बंदे को समझना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो भी मार्केट में इन ट्रेंडी आता है उसका थोड़ा बहुत नो हाउ, जैसे कि अभी एआई काफ़ी बूम पे चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो जो लोगों को एआई का समझ नहीं है, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये सब ऐसे ही है, या फिर जो भी है वो उसमें रेजिस्टेंस है उनको, वो फिर मार्केट ट्रेंड से एज़ वेल एज़ जो अभी अपडेटेड लोग हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं। चाहे वो वर्क ऑफिस में भी कह लो कि भाई जिनको यही थोड़ा बहुत यूज़ करना आता है, वो 2 घंटे की काम को आधे घंटे में करके बाकी टाइम अपना फ्री रिलैक्स और बाकी कुछ चीज़ों पे काम कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू दूसरा बंदा गधों की तरह बैठ के उसको काम कर रहा है। सो कुछ भी मार्केट में जो इन ट्रेंड आता है, वो वाली चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टूल्स होते हैं ना, चाहे वो एमएस एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स और ये सब हो गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जितना हम उसको इमेजिन करते हैं। ठीक है कि भाई बेसिक है तो डेटा डाल लें, नंबर्स, उसी पे भाई अलग लेवल का ऑटोमेशन चल रहा होता है। और चाहे वो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर अपना एक स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हो, बड़ा स्केल बिजनेस चला रहे हो, आप एक्सेल पे और गूगल माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा पावरफुल और ऑटोमेशन और लाइक डेलीगेशन अपने टीम में और बाकी लोगों में ला सकते हो। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को भी बाईपास या हल्के में नहीं लेनी चाहिए, उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना चाहिए, एंड दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। आई टोटली एग्री विथ एवरी पॉइंट्स दैट यू हैव शेयर्ड। इसी के साथ साथ एक और सवाल आता है, क्योंकि ये सवाल फ्रेशर्स के लिए था। अब दूसरा सवाल आता है कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट हम्म। अगेन फॉर फ्रेशर्स। ओके।
सो रिज्यूमे स्टैंड आउट के लिए कुछ कुछ मेजर जो चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि लुक एंड फील ऑफ ए रिज्यूमे कैसी रहनी चाहिए। सो जैसे हम पहले वो वाला एक रिज्यूमे देखते थे जिसमें बस ऊपर नेम बढ़ा हुआ है और सब पैराग्राफ वाइज इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो होता है एक नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट रिज्यूमे। रादर देन वी कैन कन्वर्ट दैट ब्लैक एंड वाइट रिज्यूमे इनटू अ विजुअल रिज्यूमे। तो विजुअल रिज्यूमे की खास बात ये होती है कि वो देखने में लुक एंड फील उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस उसमें कुछ विजुअल्स हमें दिख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कुछ माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन किया, ठीक है, तो आपने वहाँ पे लिखा कि ये सर्टिफिकेशन किया, प्लस वहीं पे राइट हैंड साइड पे माइक्रोसॉफ्ट का या फिर उस सर्टिफिकेशन का कोई लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है वो वहाँ पे लगा दिया। तो इससे हम उसको विजुअल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। या फिर कुछ जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने पिछले जैसे एक्सेंचर में काम किया, डिलॉयट में काम किया, एचसीएल में काम किया, तो जहाँ जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो वहीं उस कंपनीज़ के लोगो भी लगा दिया। ठीक है, सो ये एक चीज़ होता है। सेकंड चीज़ कि हमें उसमें ना कॉपी राइटिंग करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो लाइक एक्सपीरियंस बंदा है। जो जो आप चाहते हो कि रिक्रूटर को सबसे पहले दिखे, उन चीज़ों को या तो थोड़ा बोल्ड कर दो या फिर कुछ मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो उसमें, ताकि जब वो स्कैन कर रहा हो रेज्यूमे, तो विद इन द फर्स्ट 30 और 45 सेकेंड्स उसको आपके जो मेन मेन चीज़ें आप उसको दिखाना चाहते हो एज योर स्ट्रेंथ्स, वो सबसे पहले पकड़ में आ जाए, एज़ कम्पेयर टू वो देख रहा है और बस वो ढूंढते रह जा रहा है कि यार इस पैराग्राफ में ये, इस पैराग्राफ में ये, इस पैराग्राफ में ये। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपका एक्चुअल में आपका जो प्रोफाइल और रेज्यूमे है दैट स्टैंड्स आउट। अमेजिंग। एक और चीज़ आती है जब हम देख रहे होते हैं किसी कैंडिडेट को या फिर हायरिंग जब चल रही होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? अब प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस की जा सकती है जब आप काम कर रहे हो, बिल्कुल। बट जब एट द मोमेंट जब आपकी हायरिंग हो रही है वो आप हम्म। कैसे दिखाओ, हाउ टू शोकेस कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी को दिखा सकते हो या कर सकते हो। ओके, सो प्रोडक्टिविटी को ऐसे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपने सही बोला कि भाई वो एक्सपीरियंस की जा सकती है। एंड प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो होती है वो पर्सन टू पर्सन मैटर मतलब डिफ़र करती है। सो सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ जो थोड़ा बहुत रखी जा सकती है, फिर यूटिलाइज़ की जा सकती है फ्रॉम अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव, कि भाई वो आप ये बताओ कि भाई पिछले 6 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में या फिर लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 3 मंथ में आपने कितनी ज़्यादा चीज़ें करी हैं। सो वो एक थोड़ा बहुत एक फैक्टर है, एक साइन हो सकता है कि भाई जो बंदा ज़्यादा टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाया होगा, प्रोडक्टिविटी अपनी ज़्यादा ऊपर रख पाया होगा, वही ज़्यादा चीज़ें कर पाया होगा टाइम को सदुपयोग करके। तो बस ये बताया जाता है कि पिछले 3 महीने में, 6 महीने में आपने कितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स है, कितनी ज़्यादा चीज़ें करी हैं, तो उसको लगता है कि यार ये बंदा थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, इसका मतलब वो टाइम को थोड़ा ढंग से मैनेज कर रहा होगा। समझ गए। अच्छा, लास्ट 10-15 मिनट्स हमारे हुँ, हुँ। पॉडकास्ट के, और थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, ठीक ठीक है? है। पहला सवाल कि जब आप नोटिस पीरियड में हो तो आप हुँ, जॉब कैसे ढूंढें, क्योंकि वो बहुत पैनिक वाला माहौल होता हुँ, है। हुँ, हुँ, करेक्ट। सो नोटिस पीरियड में एज अ सिंपल तरीके से जॉब ढूंढना है, उसमें मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं होता। बट नोटिस पीरियड में एक चीज़ जो गोल्डन रूल है वो सबसे पहले ध्यान रखनी होती है कि अगर आपका 90 डेज़ का नोटिस पीरियड भी है, तो लोगों को लगता है कि यार जैसे ही मैं 90 डेज़ बताऊंगा ना, तो रिक्रूटर मना कर देते हैं कि यार 90 दिन कौन रुकेगा भाई, आप 10 दिन 15 दिन में अवेलेबल हो तो बताओ। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहली अपॉर्चुनिटी लेने के लिए या पहली अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए आप वहाँ पे कुछ तो भी चीज़ें बोल सकते हो कि भाई दो मेरा 90 डेज़ का है, बट मैं 15 से 20 दिन में ना आने का ट्राई कर सकता हूँ, मतलब ट्राई वाले एंगल से बोल सकते हो। ऐसे आप हर जगह बोलोगे, हर इंटरव्यू में या जो भी है, तो आपको कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी वो बंदा वो आप पे बैठ खेलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो नोटिस पीरियड में सबसे पहला जो ऑफर लेटर आता है, तो उसका काम ही ये होता है कि भाई मैं एक्चुअल में नोट रेजिग्नेशन डालूँ और मेरा नोटिस पीरियड काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए। अगर मैं उस कंपनी को 15-20 दिन में नहीं भी जॉइन कर पाया, तो यू शुड बी रेडी टू लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, पहला अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद वालों को तो फिर बंदा एक्चुअल बताता है 50 दिन बचे हैं, 60 बचे हैं, 65 बचे हैं। समझ गया। अच्छा, इस जॉब स्विचिंग फॉर एवरीवन मतलब कई बार हमने देखा है लोग 10 साल 15 साल एक कंपनी में काम करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हर साल बदल रहे होते हैं, करेक्ट। या सो स्विचिंग फॉर एवरीवन। जॉब स्विच, इफ़ यू आर नॉट डूइंग द जॉब स्विचिंग, देन दैट्स अ बिगेस्ट क्राइम। अच्छा। क्योंकि आप सेम कंपनी में अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल गुजार रहे हो, वो आपको उस तरीके का एक्नॉलेजमेंट या फिर अप्रिसिएशन या फिर वो उस चीज़ को उस तरह से समझ नहीं रहे, या फिर अगर आपको मिल रहा है इंटरनल हाइक भी प्लस लर्निंग भी, तो बहुत बढ़िया, आप टिके रहो। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कहीं तो भी लैक हो रहा है, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस लर्निंग वाला ग्रोथ भी दे पाओ। ठीक है। नाउ इज MBA रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब और टू गेट अ ऑफर?
एमबीए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं भाई। एमबीए एमटेक, मैंने आज तक एमबीए एमटेक या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोचा भी नहीं है। प्लस हमारे जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी में, जो एमबीए एमटेक से करके निकल के बंदे आते हैं, वो उससे 4 गुना 5 गुना सैलरी पे हैं, जस्ट बीसीए बीटेक या जो भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन करके। तो वो एज सच रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्किंग की। तो अगर कोई भी अपने जॉब को बहुत स्ट्रांगली लॉन्ग टर्म देख रहा है, करियर को, तो इफ़ेक्टिवली कैसे नेटवर्क किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ? ऑनलाइन तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट लोग बोलते हैं कि भाई लिंक्डइन में हम लोगों को अप्रोच करते हैं और वो रिप्लाई भी नहीं करते। तो लिंक्डइन पे आप अप्रोच ही गलत तरीके से करते हो लोगों को। एक्चुअल में लिंक्डइन पे जो आप अप्रोच कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक डेटिंग। ठीक है, तो आप डेट पे जाओगे, उससे बंदे से एक बार मिलोगे, एक बार बात करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप पहली बार ही जाओगे, पहली बार देखते ही बंदे को बोलोगे कि यार विल यू मैरी मी। ठीक है, तो वहाँ तो चांटा ही पड़ेगा सिर्फ। तो एक्चुअल में लिंक्डइन पे लोग मैसेज करते हैं कि भाई कुड यू प्लीज़ रेफर मी हेयर, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस, कुड। आप मांगने वाले एटीट्यूड से जाओगे तो लोग देख के रिप्लाई भी नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना पड़ता है, थोड़ा रैपो बिल्डअप करना पड़ता है, थोड़ा उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है, और फिर वो कॉन्वर्सेशन 1 बार 2 बार के बाद आप अपने कुछ फेवर में कुछ मांग सकते हो। तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग। सेकंड है कि भाई आप कुछ इवेंट्स में, या फिर आपके घर के आसपास कोई इवेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ कुछ वो क्या बोलते हैं, टोस्ट मास्टर टाइप की चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है। कुछ कुछ लोग बीएनआईज़ वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर एक नेटवर्किंग हो जाती है। प्लस कुछ भी किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, टेक्नोलॉजी का, जैसे गूगल बहुत सारे इवेंट्स करता रहता है, एसएपी बहुत सारे, मतलब अलग अलग ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट्स चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जाने चाहिए आपको। उस टाइप के लोग और उस टाइप के अलग अलग कंपनी में जो काम करते हैं, वो वाला नेटवर्क मिल जाता है। एंड स्पेशली अगर जैसे फ्रेशर्स हैं या फिर जो कॉलेज वाले जो बच्चे हैं, उनको तो डेफिनेटली उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको मिलेंगे कि भाई कोई आईबीएम में है, कोई डिलॉयट में है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो वहाँ पे उनको विदाउट जस्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन नौकरी एंड लिंक्डइन, उनको उस नेटवर्क से ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस एंड इज इट फॉर एवरीवन? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, बट सबका डेफिनेशन अलग है वर्क लाइफ बैलेंस का। ठीक है, सो लोगों को लगता है कि भाई मैं 6 बजे के बाद काम ना करूँ तो दैट इज़ अ बैलेंस फॉर मी। बट किसी और के लिए वो डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है। आयुष के लिए वो डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी और के लिए वो डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो सकती है। बट सबका अपना अपना तरीका है। सो जिसमें आपको बैलेंस फील हो, जिसमें आपको रिलैक्स फील हो, या फिर जिस भी चीज़ को करते हुए आपको रिलैक्स फील हो, वो वाला अपना एक पैटर्न समझ के उसको उस हिसाब से कंडक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपने बीच में मेंशन किया था कि जब रेस का टाइम आता है तो लोग घबराते हैं, झिझकते हैं थोड़ा। उसको कैसे, फियर को कैसे लूज़ करें? उसको ये है कि हम सैलरी हाइक या फिर इंटरनल प्रमोशन या इंटरनल अप्रेजल की जब बात करने के लिए जाते हैं अपने लीड्स या मैनेजर के पास, उस दौरान हम क्यों झिझकते हैं या फिर क्यों हम घबराते हैं, क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि हमें उस कॉन्वर्सेशन की आदत नहीं है, पहले चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि मैं उस आदमी से उस टाइप की कॉन्वर्सेशन या फिर उस वन टू वन वाले डिस्कशंस में इतनी ज़्यादा बार अपने आप को नहीं लेके जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे लिए वो एब्सोल्युटली न्यू एनवायरनमेंट हो रहा है। न्यू एनवायरनमेंट, प्लस मेरे को अपने ही सैलरी हाइक की बात करनी है, अपने आप को प्रूव करना है, अपनी चीज़ें दिखानी है। तो सारी चीज़ें एक ऐसा कंबाइंड इफेक्ट, रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं कि भाई मतलब उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बंदा अनकॉन्फिडेंट एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा वो लो फील करता है, और बहुत ज़्यादा उसको पुश करना पड़ता है, वो पुश ही इफेक्ट आ जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल चीज़ काम करती है कि भाई आप हर 1.5 से 2 महीने में, अराउंड 45 डेज़ या 60 डेज़ में, या फिर महीने में भी कर सकते हो, आप अपने एक लीड या अपने मैनेजर या अपने जो भी आपका सुपरवाइज़र, उसके पास जाओ, उससे अपने 10 मिनट लो उसके, उसको बोलो भाई मेरे को आपका 5 से 10 मिनट चाहिए, ठीक है, कुछ डिस्कस करना है, लेकिन अपने बारे में कुछ डिस्कस मत करो। आप जाओ, आप बोलो कि यार हम प्रोजेक्ट में क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कंपनी और कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्लाइंट्स को और कैसे बढ़िया हैप्पी रख सकते हैं, मतलब कुछ तो भी ऐसा डिस्कशन दैट इज़ इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन और मे बी कंपनी। तो मैं उससे इस महीने किया, फिर अगले महीने किया, फिर मान लो 2 महीने बाद किया, फिर 4 महीने बाद किया। जब तक मेरा अप्रेजल साइकिल आएगा, मैं उस आदमी के साथ कंफर्टेबल हो चुका हूँ ऐसे बैठ के वन टू वन डिस्कशन करने में, और उस बंदे के माइंड में ये मैंने सेटिंग बिठा दी है कि भाई ये जब भी आता है ना, ये या तो कंपनी की या प्रोजेक्ट की या क्लाइंट की या फिर बिजनेस ग्रो कैसे करना है, कंपनी ग्रो कैसे करनी है, ये हमेशा इसकी बात करता है। तो आप ऑलरेडी वो बंदा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो चुका है 2 4 5 कॉन्वर्सेशन के बाद,
और फिर जब मैं मान लो आपका दिसंबर आने वाला है तो आप नवंबर में गए या दिसंबर में गए, तब आप वहाँ जाके अपने बारे में बात करो। तो आप पहले 3 4 5 बार उसके बारे में या कंपनी के बारे में बात कर चुके हो, और फिर 5वीं या छठी बार जाके आप अपने बारे में बात कर रहे हो। अब उस बंदे को शर्म आ जाएगी अगर वो आपको मना किया तो, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 बार उसके फ़ायदे की बात कर चुके हो। अब वो सोचेगा कि यार मैं इसको मना, अब नाउ यू आर मेकिंग देम अनकंफर्टेबल कि यार वो मना कैसे करे, या फिर वो सोचेगा, या फिर वो डिसीजन मेजरली आपके फेवर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। ऑलराइट। और ये बहुत तगड़े तरीके से काम करता है भाई, मतलब या हमारे जो ग्रुप वाले लोग हैं ना, वो इसको कर रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, लेखा करके एक है। सो पिछले 11 महीने हुए उसको अभी कंपनी ज्वाइन, नहीं सॉरी 13 मंथ्स हुए उसको अपनी कंपनी ज्वाइन करे हुए। 13 मंथ्स में वो 3 बार प्रमोशन ले चुकी है। अभी वो डिलीवरी मैनेजर बनी है, आईटी से इन्फोटेक में है बैंगलोर में। एंड इट वर्क्स क्रेजी। हर बार जाओ 2 3 4 महीने उनसे उन्हीं की प्रोजेक्ट ये वो उसके बाद करते रहो, कभी तो वो खुद दे देंगे, या फिर जब आपका साइकिल आएगा आप बात करोगे वो मना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने अभी एक केस स्टडी या फिर एक हम्म। रेफरेंस के लिए बताया। मैं ओके। चाहता हूँ थोड़े और भी बताएं आप, जो हम्म। आपके कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किस तरह का, क्योंकि आप बोलते हैं यू यूज़ द वर्ड मैसिव, राइट? हाँ तो यस। व्हाट काइंड ऑफ मैसिव हाइक्स योर पीपल हैव अचीव्ड? मैसिव हाइक का मतलब ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हम लोग 30% जो सैलरी हाइक होती है, हम उस पर बिलीव नहीं करते कि भाई 30% इज़ द मार्केट स्टैंडर्ड। वो एक्चुअल में क्या है कि जो एचआर्स एंड रिक्रूटर्स है ना, उन्होंने पिछले डेकेड से चल रहा है, वो इतना हाइप क्रिएट कर चुके हैं वो कि भाई मार्केट स्टैंडर्ड 20 से 30% का है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो कि एचआर का क्या जॉब होता है भाई, सबसे बड़ा जॉब क्या होता है एचआर का? नेगोशिएट। हाँ, नेगोशिएशन एज़ वेल एज़ उसका सबसे बड़ा जॉब रोल होता है कि सीटीसी को एज़ लो एज़ पॉसिबल रखना है हाँ, कंपनी के लिए, कॉस्ट टू कंपनी को हाँ, सबसे लोएस्ट रखना है। हाँ। तो वो तो हर एक तरीका ट्राई करेगी कि भाई उसका नीचे लाने का, उसका ठीक है सीटीसी या जो भी एक्सपेक्टेशन है नीचे से नीचे लाने का। तो ये एचआर्स, टैलेंट एक्विजिशन टीम, हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटमेंट टीम, स्टाफ, इन सब ने बोल-बोल के उसका प्रचार कर के पिछले कई सालों से 10, 20, 50 सालों से वो ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि यार मतलब आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में रेस चाहिए ना, तो आपको 20 से 30% ही मिलेगा, क्योंकि ये अपना जॉब रोल फुलफ़िल कर रहे हैं। तो 30% एक्चुअल में वो देखा जाए तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, वो इन्होंने बोल-बोल के अपने वाली चीज़ों के लिए बना रखा है। बट उसमें ये है कि आपको जितना चाहिए या फिर आप जहाँ तक जा सकते हो, आप में पोटेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे, नेगोशिएट कैसे करोगे, कन्विंस कैसे करोगे, उसके बेसिस पे लोग स्टार्ट करते हैं। 70, 80, 100, 200 people have even gone to 850 and 900% ऑफ सैलरी hike as well। मतलब एंड मतलब ये नहीं मैटर करता कि भाई वो आईटी से हैं या फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कोडिंग बैकग्राउंड से हैं। इवन पीपल आर फ्रॉम ऑपरेशन बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड या फिनेंस बैकग्राउंड या अलग अलग वैरायटी वाले बैकग्राउंड से भी दे आर हिटिंग बिगर नंबर्स, 100 200। लाइक हमारा 100% का हम बोल के चलते हैं, तो 100% तो एक बेसिक सी नीड हो गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपने उनको स्केलिंग और उसमें जब लेके जाते हैं, तो उसमें हम उनको एक्चुअल में गारंटी देते हैं कि भाई 300% हो जाएगा। क्या बात है। मतलब ऑलमोस्ट 3x हो जाएगा अगर आप ये वाली सारी चीज़ें उस तरह से रोड मैप से फॉलो करते हो तो। ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन। हम्म। रिसर्च कैसे की जाए कि आपका जो आप जिस फील्ड में जिस करियर में हो, उसकी मार्केट में क्या डिमांड है और क्या पे डिज़र्व करते हो? ऐसे रिसर्च भी लोग करते हैं और कई बार नहीं समझ में आता। ओके। सो ये वाली रिसर्च के लिए कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स लोगों की काफ़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि payscale.com, ठीक है। एंड ग्लासडोर भी काफ़ी अच्छा उसमें काम करता है। तो इन वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जैसे पेस्केल वगैरह है, तो वहाँ पर जाके आप ये देख सकते हो कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सी डोमेन, किस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वाले बंदे को कितना सैलरी या फिर कितना मार्केट में ना वैल्यू एक अप्रॉक्सीमेट रेंज पे कर रही है, और कौन सी कंपनी पे कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई लेट्स सपोज पेटीएम है, तो या पेपाल है, जो भी है, ठीक है। सो वो वाली कंपनी 5 से 10 साल वाले एक्सपीरियंस को, जो इस पर्टिकुलर स्किल्स पे काम कर रहा है, उसको एवरेज इतना पे कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे फिल्टर्स, काफ़ी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देख सकते हो कि कहाँ पर किसका क्या पोटेंशियल है, किस स्किल के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनीज ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं अभी एज पर वाले करंट सिनेरियो के हिसाब से। गॉट इट। ऑलराइट, सो अभी तक जो भी लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली तो नीचे कमेंट में मैसिव हाइक कमेंट करें। और थैंक यू सो मच सौरभ भाई फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट एंड मेकिंग ऑफ द टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत वैल्यू मिली, उनको एक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू अगेन।
थैंक यू सो मच। एंड एक क्विक चीज़ अगर आप परमिट करो तो, कि हमारा एक मैसिव हाइक का बूट कैम्प होता है, एंड दैट इज़ अ पेड बूट कैम्प। पीपल पे 3000 रुपीज़ टू जस्ट अटेंड 6 आवर्स ऑफ दैट बूट कैम्प। ठीक है, सो आपके ऑडियंस पे जो भी यहाँ पे देख रहा है, सो उसको हम लिंक दे देंगे, दे कैन अटेंड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह, क्या बात है! दैट्स अ अमेजिंग गिफ्ट। सो आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।